कई बार सुना है कि एबीवीपी को ना बीजेपी या संघ के साथ जोड़ते हैं। 9 जुलाई 1949 को हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो बीजेपी 1980 के अंदर बनती है। हाँ, हमारी वैचारिक सहमति है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी वैचारिक सहमति नहीं है, पर एबीवीपी इज़ नॉट एफिलेटेड विद द बीजेपी। ठीक है, अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी के स्कैम पे। 100 बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, 100 में से 60 पास हो गए, 40 फेल हो गए। वो 40 जब रिवैल्यूएशन का बढ़ते हैं, उसमें से भी 30 फिर पास निकलते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं भाई ये तो यूनिवर्सिटी के पैसे खाने के तरीके हैं, हमें फालतू में फेल कर दिया, पैसे खा लिए, फिर पास कर दिया। ये जो आपने बताया ना, पूरी सच्चाई है ये। आपने तो 40 बताया, मैं तो 80 बोलूँगा। हम लोग थे 1100 स्टूडेंट मेरे कॉलेज में, हम केवल 99 पास 1100 में से 99, तो सबने रिवल करा, उसमें से फिर 99 से वो 500 तक पहुँच। ये चलता है यहाँ पर। एक चीज़ पूछूंगा कि जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ है वो, लेकिन लोग बात नहीं करते, वो है SC और ST कोटा। लेकिन उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि समाज के अंदर आज भी है ऐसे एक जो स्टूडेंट जो बेचारा पहाड़ के अंदर पढ़ता है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर चल के जाता है, उसको सच में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ये एक बंदा वो IAS कर गया, ठीक है, उसने बहुत मेहनत करी, अब उसके बच्चे को तो नहीं है ज़रूरत। जैसे हम देखते हैं ना जम्मू में, आप कहीं भी रोड वोड से निकल जाओ, अभी तो स्मार्ट सिटी तो वॉल्स को पेंट वेंट किया जा रहा है, वहाँ पे हम साथ में देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है चौक से जॉइन ABVP, जॉइन NSUI, एंड वो इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि ABVP इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कार्यकर्ता आके लिख के आता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जोश जो होता है ना, वो 18 से 22-23 की एज है। ऐसी हम लोग भी थे जब उसमें, तब का तब हम सोचते कम है। जो जिसने बोला अरे भैया ने बोला लिख के आ जाओ, चलो लिख के आ जाओ, लेकिन ये कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और हम लोग जहाँ भी लिखें उसको प्रोफेशनली लिखें। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी, बड़ा बताएं। हमने कई ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, मतलब और कॉलेजेस में कई ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट ABVP का ऐसे रोल क्या है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है? ऐसा अलग क्या है हाँ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन? ये ABVP एक ऐसा संगठन है जो 12 महीने 365 दिन काम करता है, और ABVP का एक ही काम है स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट्स के हित की बात करना, स्टूडेंट के साथ जो भी अन्याय होता है उसको उठाना, स्टूडेंट के इश्यूज उठाना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक सही लोगों तक लेके जाना। और एक ABVP एक माध्यम काम कर रहा होता है, और स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट ABVP पर है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत भर में। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हुए और ABVP 3 सीट्स वहाँ जीत के आई है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। और ABVP 1949 से लगातार काम करता आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। आज विद्यार्थी परिषद के निकले हुए लोग समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर, पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर मीडिया तक, टीचिंग प्रोफेशन से लेकर। तो विद्यार्थी परिषद का काम है, व्यक्ति निर्माण का हमारा काम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग ये काम करते हैं कि स्टूडेंट्स के जितने भी इश्यूज़ रहते हैं, चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके रिजल्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और उनके हॉस्टल्स के इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, और उनको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। अभी जैसे कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने घर पर बैठी थी, पर ABVP नहीं। ABVP हम लोग उस समय क्या करते थे कि हमने जो थे ब्लड बैंक शुरू करे हुए थे, कि हम लोग लोगों तक रीच कर रहे थे, क्योंकि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ब्लड प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी उस समय, तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे। साथ में हम लोग फूड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फूड नहीं मिल पा रहा था। मैं खुद, हम लोग सारी टीम लगी हुई थी हमारी। तो कोरोना के कम से कम 1-1.5-2 साल के पूरे पीरियड में, जब छुट्टियां थी कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमारा कार्यकर्ता और हमने ऐसे सभी युवाओं को आह्वान भी करा था। वो हम सारे मिलकर, जो समाज के लोग सारे मिलकर, हम लोग माध्यम थे बीच में, और लोगों के बीच हम लग जा रहे थे। इवन ABVP के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे, हमने वो भी ट्राई करा कि हाँ किसी के पास वहाँ पड़ा हुआ है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हम कोई अपने से नहीं दे रहे हैं, देने वाले कोई और हैं, चाहिए किसी और को, हम एक माध्यम थे। तो आज भी ABVP काम कर रही है। आज कोई भी इश्यूज़ रहता है स्टूडेंट को, उसको लेकर काम करते हैं, और हम लोग 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। हम कोई चुनाव के लिए काम करने वाले लोग नहीं, ABVP की इलेक्शंस के लिए काम कर नहीं। ABVP काम करती है इस देश का पुनर्निर्माण करना, इस देश के अंदर जो है, जो देश हमारा कहते थे कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस और हम लोग काम करें, कि व्यक्ति निर्माण का काम है, कि कोई भी विद्यार्थी है जब वो पढ़ाई करता है, अपनी अच्छी पढ़ाई करे, फिर उसका जीवन समाज के, देश के क्या काम हो सकता है, वो संस्कार देने का काम ABVP करती है। एंड कई बार सुना है कि ABVP को ना बीजेपी या संघ के साथ जोड़ते हैं, जैसे NSUI को कांग्रेस के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ है, कुछ बीजेपी का हाथ है, बीजेपी रोल करती है, कोई एक्टिवली रोल है उसमें, मतलब बीजेपी का? देखिए, एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी ना, ABVP 1949 के अंदर हमारी स्थापना हुई है। वी आर रजिस्टर्ड, ओनली 1 रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत के अंदर। 9 जुलाई 1949 को हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो बीजेपी 1980 के अंदर बनती है। हाँ, हमारी वैचारिक सहमति है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी वैचारिक सहमति नहीं है, पर ABVP इज़ नॉट एफिलेटेड विद द बीजेपी।
हम एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस देश के अंदर केवल एक ही छात्र संगठन है जो इंडिपेंडेंट कहता है, जो पैन इंडिया काम करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी इकाइयाँ काम करती है, हम हर कैंपस के अंदर ऑलमोस्ट काम करते हैं। तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, बट यह हमारी विचार मिल सकता है, वैचारिक सहमति हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर हमारी सिमिलर राय हो सकती है। 370 हटने की बात बीजेपी अगर करती थी तो एवीपी उसके पक्ष में रही है। सबसे बड़ा आंदोलन एवीपी ने किया उसके लिए विदेश भर के कैंपसेस के अंदर। हमने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं होने चाहिए। रोहिंग्यास की बात की तो बीजेपी अगर बोलती थी तो एवीपी भी बोला करती थी। कैंपसेस के अंदर जो एक डिस्कोर्स सेटअप कर रहे हैं वो एवीपी ने किया है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हमारा एफिलिएशन डायरेक्टली बीजेपी से नहीं है और हम बीजेपी के नेताओं के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उनको हमको अपनी जवाबदारी नहीं दे रही है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो वी अप्रिशिएट देम। हम अपनी एज अ स्टूडेंट के नाते, एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आप गलत करोगे तो हम आपका विरोध भी करेंगे। पहली लाइन में एवीपी खड़ी होगी अगर बीजेपी की सरकार कहीं गलत करेगी। लेकिन हाँ, वैचारिक सहमति हमारी है और हम एक खुल के बताना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एफिलेटेड हैं। वी आर द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द RHS। हम कई बार, अब हमने कैंपसेस की बात की तो कैंपस पॉलिटिक्स भी होती है। मतलब जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वो होते हैं, तो एक कितना रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इलेक्शंस वगैरह की जो कॉलेज में होते हैं, तो फिर उसके बाद वो आगे जाके मतलब जो मेन जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, तो ये सपोर्ट मिलता है बाहर से कुछ? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में तो स्टूडेंट इलेक्शन होते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ऐसा है कि जैसे ठीक है बाकी देश भर के अंदर बहुत सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, वहाँ AVP लड़ती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा कहते हैं विश्वविद्यालय है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, क्योंकि पूरे देश भर का स्टूडेंट वहाँ पढ़ता है। तो वहाँ हमारी टीम्स लड़ती है, हमारा पैनल लड़ता है, वहाँ हम लोग जीतते भी हैं। तो हम लोग स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। हाँ, पॉलिटिकली ना कोई प्रेशर रहता है हमारे पर और ना हम किसी का हेल्प सपोर्ट लेते। हाँ, विषयों पर बात होती है हमारी, क्योंकि हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर, तो उनसे सवाल पूछना, अगर वो अच्छी लाइन में जा रहे हैं उनके साथ खड़े रहना और उनको कैसे हम लोग, क्योंकि एट द एंड सबका तो एक ही काम है ना कि इस देश का भला कैसे। हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमारा तो एक ही मोटिव है ना कि स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करनी। हाँ, हमें किसी से भी बात करनी है, हम सबसे बात करते हैं, ठीक है जी। जैसे कोई भी हमारे जम्मू के किसी कैंपस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर पॉलिटिकल पार्टियों का उसके अंदर रोल है, हम बीजेपी से भी बात करेंगे, हम NC से भी बात करने के लिए हमें कोई परहेज नहीं उन किसी से बात करने का। तो कहीं ना कहीं देखो, पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टूडेंट से ही शुरू होती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ अगर कहेंगे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होता है। तो जम्मू कश्मीर में फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी हम कह सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होते हैं। तो जिसका एक रीज़न है कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। मैं खुलकर बोलूँगा, जम्मू में पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत बड़ा है। ऐसे पॉलिटिशियन हमारे पास नहीं है जो मास को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। क्यों? रीज़न बिहाइंड उसका कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना वो उतना ही यहाँ नहीं है हमारे कैंपस में। रीज़न रहे उसके बहुत सारे, हम लोग टेररिज्म से अफेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं, और भी जैसे 370 रहा, 370 के कारण हमें लास्ट पंक्ति में रखा गया। बहुत सारी चीज़ें जो देश भर के अंदर 1960-70 में हो रखी, हमारे यहाँ हुई नहीं थी। हाँ, हम जाके मिले। तो कहीं ना कहीं सब रीज़न रहे। लेकिन ना पॉलिटिकल सपोर्ट अगर जहाँ लगता है कि हमको एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते किसी से बात करना, हम करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको फ्यूचर में अच्छा नेता बनना है तो आपको कॉलेज से स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल। देखो, इसमें है एक चीज़ क्या है कि मेरा खुद का पर्सनल व्यू भी है कि ऐसा नहीं कि अच्छा लीडर कोई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अच्छा लीडर वो हो सकता है जो अच्छा पढ़ने में भी अच्छा हो, मास को भी समझता हो। ठीक है, बहुत सारे नेता ऐसे रहे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई बेसिक क्वालिफिकेशन देश भर के अंदर नहीं है। वो अनफॉर्चुनेट बोले या फॉर्चुनेट बोले, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मेरा खुद का मानना है कि अगर आपको मास को रिप्रेजेंट करना और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलते हो तो आप चीज़ों को अच्छा समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती, तो उसका रीज़न क्या रहता है कि जो लोग चलाने वाले होते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बन जाए जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को समझा, जो लोगों को समझता है, जिसको पता है कि एजुकेशन के अंदर बेसिक चीज़ें क्या है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, वो फिर अच्छा सिस्टम चला सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल, और फ्यूचर नेता जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, देश भर के अंदर हैं, वहाँ होते भी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब कहाँ हमारे पास दिया जिसको एजुकेशन का ही नहीं पता। दूसरी बात क्या ना कि हमारे पास कितने जो भी लीडर है हमारे पास, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का नाम नहीं मिलूंगा, कितने स्टूडेंट लीडर रहे हमारे, एक भी नहीं है ना, सब तो इम्पोज्ड हुए ऑलमोस्ट। कोई क्या कहते हैं डेस्टिनी पॉलिटिक्स से आ रखा है, कोई कहाँ से आ रखा है, परिवारवाद, या कुछ नहीं भी होंगे परिवारवाद वाले, कुछ ऐसे भी होंगे
लेकिन फिर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ज़रूर हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है ना, वो चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, कि भाई हम लोग इस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आप एक्टिव करिए, कैंपसेस के अंदर इलेक्शन हो, सबसे पहले तो इनकी बात भी होनी चाहिए, रोल रहता है, इन सबका रोल रहता है। लेकिन जैसे स्कैम्स कितने हो रहे हैं अभी, 370 जब से हटा है, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी, जॉब्स दी जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए 2-3 साल पहले एग्ज़ाम्स हुए थे, अभी तक स्कैम ही चल रहे हैं, वो फिर वापस से भी उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, एसआई के हुए, बाकी नहीं हुए, तो उसको लेके कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पैसा वगैरह खर्च कुछ कर होता है, रही है? कितना बजट। देखिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे AVP, वो हमेशा इसको लेकर बहुत आंदोलन भी करती रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग उनसे मिले भी, और पिछले 2019-20 के बाद ऐसे 3-4 स्कैम्स, बड़े स्कैम्स हमारे यहाँ हुए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, फायर एंड इमरजेंसी का रहा हो। एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, अगर हमारे यहाँ स्कैम हो रही है तो सरकार जो है ना वो उन स्कैम्स को आगे नहीं बढ़ा रही है, स्क्रैप कर रही है। पहले क्या होता था ये भी हमको समझ, क्योंकि ये चीज़ें एकदम नहीं आ जाती, एकदम से खड़ी हो गई, पहले तो बैकडोर एंट्री हो जाती थी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ 2 डिवीज़न हैं, जम्मू और कश्मीर, कितने लोग जम्मू के लगा करते थे, हम उठा लो कोई भी डाटा, 1000 बंदा लग रहा है तो 800-900 एक जगह से, 100-150 एक जगह से लगता था, तो वहीं से तो डिस्क्रिप्शन शुरू होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी वाले अच्छा कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम है, और जिस प्रकार के स्कैम हुए वो नहीं होने चाहिए, और सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। शायद अभी स्क्रैप करी हुई उन्हीं सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है वो सफ़र कर रहा है, मैं ये बोलना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर भारत सरकार ने एक डाटा भी दे रखा हुआ है कि हमने पिछले 3 सालों में 30,000 जॉब जम्मू कश्मीर के अंदर दे रखी है, जिनकी हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे नॉन के, मेरे दोस्त अकाउंट असिस्टेंट लगे हैं, बहुत सारे अन्य 4th क्लास में बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, लेकिन जैसे सब इंस्पेक्टर सबसे बड़ा मेरे को लगता है, क्योंकि हर एक बच्चे स्टूडेंट है ना, वो जब ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसका सपना होता है यार मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊँ, मेरा खुद का भी था, ठीक है, वो अलग बात है, हम नहीं बने, तो उसका बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो अभी तक आई थिंक 2.5-3 साल हो गए हैं, ठीक है, 2.5-3 साल में वो पूरी रिक्रूटमेंट लड़की हुई है। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा यूथ है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के एक टाइम पीरियड है आपके पास, ठीक है, आप विद इन द स्पेसिफिक एज लिमिट के अंदर आपको काम करना, आप अपना पेपर दे सकते हो, आपको क्लियर कर सकते हो। अगर एक स्टूडेंट वो अपना वो टाइम चले जाएगा उसका, तो फिर उसका सपना ही रहने वाला है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, लेकिन इसके पीछे रीज़न बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो जैसे काम करती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सिस्टम को ना एकदम से फिर से ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने एक चीज़ बोली स्टार्टिंग में कि अच्छे पॉलिटिशियनों की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो मास को रिप्रेजेंट करते हो, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आए, जो विषयों को समझते हो, जो कमांड करना जानते हो। बोलना बहुत ईजी होता है, ठीक है, कोई हमें बोलेगा तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे बोल रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कम से कम डिसीजन तो ले सके ना, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि स्कैम्स हर जगह होते हैं, लेकिन उन स्कैम्स पर कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो लोग स्कैम्स कर रहे हैं उनको दंडित कैसे किया जा रहा है, फिर उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास है, हमारा बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिस प्रकार 370 से पहले यहाँ जैसी भी रिक्रूटमेंट हुई है बहुत फर्जी हुई है, अपने डोमेन के अंदर है, लेकिन उस समय तो कोई भी स्क्रैप तो नहीं हुआ करता था। आपकी सरकार एक डेट दिखा दी कि इन्होंने स्क्रैप कर दी, लेकिन स्क्रैप से थोड़े सोल्यूशन है, एक तो जनरेशन पूरी पिस जाएगी ना, हमारी जनरेशन पूरी पिस गई, 3 साल से वेट कर रहे वापस एग्जाम हो, ठीक है, और फिर ऐसी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले आती हो, फिर जब सरकार चाह भी रही है तो कुछ ऐसे युवा उठ जाते हैं जो धरना करना शुरू कर देते हैं, जाके कोर्ट में जगह स्टे ले आते हैं। तो ये जो कोर्ट का स्टे वाला ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टे से क्या हो जाएगा भाई, एक मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने अपना 6 महीने पूरा 100% दे दिया, कल 10 लड़कों को उन्होंने तो वो तो नेतागिरी करते रह गए, ठीक है, वो 20-30 लोग इकट्ठे कर दिए उन्होंने, पॉलिटिकल अपोजिशन वालों को तो कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास बचा हुआ, वो जुड़ गए, चलो जी कोर्ट में स्टे ले आए। भाई जो एक आम बंदा है, जो एक आम स्टूडेंट है, जो मेहनत कर रहा है, उसका क्या कसूर है? तो ये स्टे वाली चीज़ें भी बंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इन सबको लेकर, और जो भी LG सरकार यहाँ काम कर रही है उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट काम करे उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लोगों के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है स्कैम्स होना। और खासकर 370 के सरकार ने बड़े दावे किए कि हम जो है यहाँ से जो है करप्शन को हटा देंगे, ट्रांसपेरेंसी यहाँ होगी, कुछ चीज़ों में अच्छा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के नाते हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पीपल टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स पे, गवर्नमेंट जॉब पे हम लोग डिपेंडेंट, हमारी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप है, हमारे समाज के अंदर ऐसी चीज़ है। तो एक बड़े लाइटली मोड में बता दूँ, आजकल लड़की भी उसको नहीं मिलती, इसकी जॉब नहीं होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर घर का एक यूथ जो है ना, जो अपना बच्चे स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन या 12th करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, फिर अगर स्कैम हो जाए तो बेचारा कहाँ जाएगा वो।
तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए उसको लेकर। और जो ये बहुत और कुछ लोग भी हैं जो ये आके धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए जॉब। लिटरली आप कभी उन लोगों के बारे में देखना, उनका प्रोफाइल चेक करना, वो किसी कभी कभी वो आम आदमी पार्टी में एक्टिव रहा होगा, कभी वो फिर कांग्रेस में चला गया, फिर वो कहीं बीजेपी में आ गया होगा। वो अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। पिस्ता कौन है? जो स्टूडेंट। क्योंकि आम स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, आम स्टूडेंट को जॉब चाहिए। एट द एंड वो जॉब चाहता है, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने फैमिली को देखना, अपने घर को देखना है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। स्कैम्स मतलब हम कहते हैं स्कैम्स पहले भी होते थे बट सामने नहीं आते थे। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी ठीक है भाई, क्या बोले इसको, लेकिन फिर भी ये भी तक तो सुनने में आ जाता है कि बहुत सारे केएस ऑफिसर ऐसे रहे, KS ऑफिसर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, जिन्होंने मेंस ही नहीं दिए और इंटरव्यू हो गया और KS ऑफिसर बन गए वो। आज वो तभी वो कहते नहीं कि ठीक है सरकार आपकी, लेकिन सिस्टम हमारा है। ये बात ऐसे नहीं आती है। ये बात तभी आती है जब उनको पता है। तो लेकिन इस सरकार, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आज की सरकार बहुत अच्छा कर रही नहीं है। स्कैम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आज जिन्होंने स्कैम्स करे उनको दंडित करिए। दूसरा, विद इन द टाइम पीरियड, विद इन एक जो स्टिपुलेटेड टाइम है, 1 साल या आज तो 3 साल हो गया, आप कम से कम अगर स्कैम हुआ उसको स्क्रैप किया, आपको 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट करना चाहिए था। नहीं किया सरकार ने, किया तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए लोगों को, युवाओं को। पिसा कौन है? स्टूडेंट पिसा हुआ है, जो बेचारा ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसकी एज 18 से 25 साल की है। क्योंकि जब आप 25-26 से ऊपर निकल जाते हो ना, फिर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हो। 27 में जब आप जाते हो, 28 में जाते हो, तो आप सेकंड ऑप्शन की ओर काम करते हो। लेकिन 20 से 25 में तो इंसान सोचता है यार मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ जाऊँ। उस सब इंस्पेक्टर एक ऐसी जॉब नहीं, ये नहीं 1200 अगर निकली थी हमारे यहाँ पहुंचे तो 1200 फैमिलीज थी। 1200 फैमिलीज का यार मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 1200 फैमिलीज के बच्चे अगर सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो एक बड़ा अपलिफ्टमेंट है हमारी सोसाइटी। तो ये अभी तक हुआ नहीं है ये वाला जो पूरा जॉब का है, जो सब इंस्पेक्टर। चलो ये तो था गवर्नमेंट का स्कैम, ठीक है। अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी के स्कैम पे, जो बच्चों को काफ़ी लगता है कि क्या होता है कि जैसे 100 बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएशन में, 100 में से 60 पास हो गए, 40 फेल हो गए। वो 40 जब रिवैल्यूएशन का बढ़ते हैं उसमें से भी 30 फिर पास निकलते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं भाई ये तो यूनिवर्सिटी के पैसे खाने के तरीके हैं, हमें फालतू में फेल कर दिया, पैसे खा लिए फिर पास कर दिया। जो आपने बताया ना पूरी सच्चाई है ये। आपने तो 40 बताया, मैं तो 80 बोलूँगा। यहाँ खास स्पेशली जो जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है ना, जैसे कोई उधमपुर का कॉलेज, सांबा का, कठुआ, जितने भी जो भी आउटस्कर्ट्स डिग्री कॉलेजेस, हाँ डिग्री कॉलेज, वहाँ क्या होता है कि मैं स्पेशली खुद का उदाहरण देता हूँ। 2014 में मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई, तो हम साइंस, मैंने BSc करा हुआ था, तो साइंस के अंदर हम लोग थे 1100 स्टूडेंट मेरे कॉलेज में। हम केवल 99 पास हुए, 1100 में से 99, जिनका 5 सब्जेक्ट थे हमारे। तब क्या सेमेस्टर सिस्टम फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, तो 5 हम लोग केवल 99 पास हो रहे, बाकी फेल सारे थे। तो सबने रिवल करा, उसमें से फिर 99 से वो 500 तक पहुँच गए। तो ये चलता है यहाँ पर। क्या है कि अगर उस टाइम रिवल बहुत कम हुआ करता था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 400-500 हुआ करता था। आज वो बढ़ गया, डबल हो गया। स्कैम है, बड़ा स्कैम है, और इस पर यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं ना, कहीं ना कहीं जो एफिलिएटेड कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी है उसको हायर एजुकेशन चलाता है, जो हायर एजुकेशन भारत जम्मू कश्मीर सरकार को उसको चलाता है, और कहीं होता नहीं है ये वैसे। तो कहीं ना कहीं फिर एक विभाजन आ जाता है। हमारी छुट्टियां कौन डिसाइड करेगा? जम्मू यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करने वाली है, वो डिसाइड करेगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ पॉलिसी क्या रहने वाली है, वो हायर एजुकेशन डिसाइड करने वाला है। तो इसको लेकर यूनिवर्सिटी को भी सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी करती क्या है बैठ के? यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी तो यही करती है, उसके जो अंदर 30-32 डिपार्टमेंट हैं, उसके जो PhD स्कॉलर हैं, उसका जो रिसर्च मोड से वो चलाते हैं, वो उन पर ही काम करती है। वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में कोई ध्यान नहीं देता, जो सच्चाई है। और मैक्सिमम स्टूडेंट एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी में कितने पढ़ते हैं? 10,000 स्टूडेंट मुश्किल से, सारा डिस्टेंस मोड मिला के, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड मिला के। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जितने भी हैं, इंक्लूडिंग क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में लगभग 20,000 स्टूडेंट पढ़ता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। फिर जो जम्मू के बाहर कॉलेज हैं, कठुआ, सांबा, पुंछ, आउटस्कर्ट्स में जो होते हैं, इसमें जितने भी 30,000 50,000 संख्या, बहुत बड़ा वर्ग है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है, सच में ये स्कैम है। और मतलब स्टूडेंट पास हो जाता है, फिर ये पॉलिसी ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है तो उसको फिर उसका पैसा रिफंड होगा, लेकिन नहीं होता है। और दूसरा एक जो स्टूडेंट है बेचारा कहीं डोडा से उड़ के आ रहा है या कठुआ बनी से उड़ के आ रहा है, उसको रिवल भरना है या उसका फार्म है, तो 4 दिन तो उसको इतना लग जाते हैं। उसी पे मैं आने वाला था कि आउटस्कर्ट्स वाले इतना, मतलब कई बार होता है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं 1000 रुपये देना है एक एग्ज़ाम के लिए, और बाद में एग्ज़ाम दिया तो वो पास निकलेगा, तो वो भी सोचते हैं फिर ऐसे। वो जैसे हमारे यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटियाँ 2 बनाई गई है, एक जम्मू के अंदर है,
क्लस्टर यूनिवर्सिटी बेसिकली होनी चाहिए थी, जो ये आउटस्कर्ट्स के कॉलेजेस हैं उनके लिए होनी चाहिए। पता नहीं क्या सरकार की पॉलिसी रही, क्या मजबूरियाँ रहीं कि उन्होंने जम्मू के जो बेस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे, साइंस कॉलेज, MM कॉलेज, गांधीनगर कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, उनका उन्होंने क्लस्टर बना दिया। और जो आउटस्कर्ट्स के जिनकी ज़रूरत थी सच में नीराधार, हम कह सकते हैं कि जैसे बनी के कॉलेज को, बसोली, पुंछ, राजौरी, इन सबको ज़रूरत थी, लेकिन नहीं बनाया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं इस पर तो सरकार, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, और हम लोग तो AVP के नाते ये चाहते भी कि सरकार को दोबारा कि क्या कैसे हम लोग उन कॉलेज को ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक जो स्टूडेंट है ना, वो जो पुंछ से सुबह निकल रहा है, शाम को, क्योंकि कम से कम एक दिन लगता है पूरा घूमने में, शाम को वो जम्मू पहुँचेगा, उसका एक स्टूडेंट फेल है, फिर वो यहाँ रुकेगा, फिर वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेगा, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है ऑफलाइन काम को होता है, यहाँ तो आजकल कोई ऑनलाइन है, ऑनलाइन कुछ नहीं, आप अपने घर से कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, 3 दिन तो आपको वो लग जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचने की ज़रूरत है। और हमें भी जो एक डिजिटल मोड है, बाज़ अगर आप कह रही है जी हम तो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, जब यूनिवर्सिटी तो वही है, हर जगह पोस्टर्स लगे हैं, अभी LG के भी जब यूनिवर्सिटी नहीं हुई डिजिटल, अभी ऑलमोस्ट कुछ इशू पर हुई है, लेकिन जिन पर जो बेसिक है ना, जैसे फॉर्म अप्लाई करना, आज भी आके आपको फॉर्म ना देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आपको आज भी आके ड्राफ्ट करवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि क्लस्टर जो है, क्लस्टर जो जितने कॉलेजेस हैं उनका क्लस्टर बनाना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे भी कर सकती है कि जैसे पुंछ के लिए अलग से क्लस्टर हो सकता है, डोडा किश्तवाड़ के लिए अलग से हो सकता है, चलो सांबा वाले आ भी सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कठुआ के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बनी बसोली डिस्ट्रिक्ट, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के और ज़्यादा टोन्स आते हैं, जो बनी बसोली बिलावर जो है टाइम लगता आने में, तो जम्मू यूनिवर्सिटी वैसा भी एक सिस्टम, क्योंकि जो शिमला यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये सिस्टम चलता है वहाँ, जो क्योंकि हिमाचल भी एक हमारी तरह पहाड़ी एरिया है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने 5-5, 6-6 कॉलेजों को डिवाइड किया, क्योंकि हर किसी, अब जो बंदा किन्नौर में, किन्नौर का कॉलेज है, तो शिमला आने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे भी है ना, तो उन्होंने क्या करा हुआ कि ऐसे एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने कॉलेजेस का एक क्लस्टर या जो भी उन्होंने एक बना रखा है, वहाँ जाके वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को भी उस पर पढ़ना चाहिए और सोचने की। तो बट वही है ना, जब यूनिवर्सिटी के हाथ में ही कुछ नहीं है तो हाँ, फिर एट द एंड उनके हाथ में है। वही ना, उसका रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट, और चाहे वही सरकार को बोलें, चाहे प्रीवियस सरकारों को बोलें, तो रोल तो सबका है, क्योंकि सरकारों को खुद पता नहीं हमें करना क्या है। अभी तो है ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी, लेकिन पहले वालों ने तो यही कर रखा था कि सारी की सारी पावर ब्यूरोक्रेट को दे रखी। तो पॉलिटिक्स में मेरा खुद कैसे माना कि पॉलिटिशियन ठीक है, उसको जनता जताकर भेजती है, फिर उनको काम करने का एक टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन आप वही काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इधर कर रहा है, क्योंकि अगर आज वाइस चांसलर बने तो वाइस चांसलर के पास पावर होनी चाहिए थी ना, अपने जितने एफिलिएटेड कॉलेज है उन पर अच्छा क्या पॉलिसी बना सकते हैं। क्योंकि VC जो होता है वो एक एजुकेशनिस्ट है, उसने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 20 साल 10 साल वो प्रोफेसर रहा है, वो एजुकेशन को समझता है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ब्यूरोक्रेट लोग नहीं समझते, लेकिन ब्यूरोक्रेट आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का, कल वो किसी डिस्ट्रिक्ट होगा, परसों जाके कहीं जाके सेक्रेटरी में किसी और के अंदर सेक्रेटरी काम, टूरिज्म का सेक्रेटरी होगा, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। लेकिन जो एक एजुकेशनिस्ट है, जो एक ही जगह अपना टाइम दे रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चिंग करवा रहा है, जो पढ़ रहा है, जो बच्चों के बीच में जा रहा है, स्टूडेंट के बीच में जा रहा है, वो ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकता है। कहीं ना कहीं जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनको भी जम्मू यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहिए, उन पर उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करें। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक ही काम है, सिर्फ एग्जाम लेना। जम्मू यूनिवर्सिटी ना जिस पर स्टूडेंट गाली देता है वो तो देगा, उसको क्या पता बेचारे को। लेकिन हम क्या है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के ना, तो हम लोग पूरा जड़ तक जाता हूँ, मतलब क्या हुआ ये कैसे हो रहा है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी किसी से मिलो या किसी से, वो कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम क्या कर सकते। अब हायर एजुकेशन का जाओ तो वो तो बाबू लोग हैं, वो सुने तो कहते जो आता है हमें आता है, आप तो क्या कुछ भी नहीं। अभी आपने कुछ देर पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो अभी वो नहीं आई हुई है, तो जो पिछली वाली थी एंड इसमें क्या एक मतलब स्टूडेंट के लिए अपलिफ्टमेंट मतलब आएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो मतलब क्या डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बहुत जो उसका ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, पुराना भी अच्छा था ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के जैसे अब तो नीड आ रही है कि अभी जैसे सरकार ने कहा कि हम जो है कॉलेज स्कूल्स के अंदर क्लस्टर बनाने में, जैसे जिस स्टूडेंट की जो रुचि है, मतलब क्या होता था पहले ये था कि आपको पढ़ाई ही करना है, आज भी थ्योरी बेस्ड है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ड्राफ्ट है इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राफ्ट तो ये कहता है कि जो है आप हम स्कूल के अंदर क्लस्टर बनाने वाले हैं। क्लस्टर के माध्यम से हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस, हम जम्मू वाले तो डोगरी हमारी है, और पहाड़ी वाड़ी जो भी हो सकती है उसके अंदर इंक्लूड करके उस पर भी काम करने वाले। कहीं ना कहीं आप 3 से 4 साल जो है आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई करने वाले हो। फिर आपकी जो रुचि जिस सब्जेक्ट के अंदर है, मतलब जैसे मेरे साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं साइंस के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट।
फिर जैसे मैं 3 साल की ग्रेजुएशन थी, पहले क्या होता था कि जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैंने 1 साल ही छोड़ दी तो कुछ नहीं था, लिमिटेशंस हाँ अब नहीं है। अब जैसे आपकी ग्रेजुएशन है, अब 3 से 4 होने वाली है वो, तो ग्रेजुएशन में अगर मैं 1 साल छोड़ रहा हूँ तो मेरे को 1 साल का जो है डिप्लोमा मिलने वाला है, हाँ 2 नहीं 1 साल का मैं 1 साल सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलने वाला है। ऐसे सरकार पड़ी है, वो चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि हर किसी के घर की तो ऐसी स्थिति नहीं रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, 1 साल का उनका मन नहीं होता, लेकिन वो 2 साल के ही काम करने चले जाते हैं, कुछ कर रहे हैं वो काम नहीं, वहाँ भी हुआ तो उनका फिर मन होता है मैं पढ़ाई करूँ जाते हैं। लेकिन पहले ये था कि आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, अब नहीं है। अब ये है कि आपके अब अभी तक जो ड्राफ्ट है प्रैक्टिकली कितना वो मैं भी और हुआ भी नहीं अभी तक, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने में एक्चुअली एजुकेशन पॉलिसी को तो टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं जो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बहुत सारी विरोधाभास है। अभी क्या है ना, अभी मैं थोड़ा डीप बताता हूँ आपको। सरकार ने भी फोकस करा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से रिसर्च, हम जो है रिसर्च पर बेस्ड जो है अपने कॉलेजेस को भी बनाने हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल यहाँ की सरकार ने लाया था, अभी शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट है उसके अंदर ये था कि हम कॉलेजेस के अंदर जो है ना जिन्होंने PhD करे हुए उनकी मतलब 0 ही कर देंगे, उनको केवल 5 पॉइंट देने, जबकि UGC 30 पॉइंट देती है। एक जो स्टूडेंट है जो अपने लाइफ के 5 साल रिसर्च के अंदर दे रहा है, तो रिसर्च कोई ऐसा नहीं मनी किया उन्होंने, और हायर एजुकेशन ने कहा कि नहीं कुछ नहीं किया जी आपने 5 पॉइंट। और जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है कि हम जो रिसर्च है कॉलेज के अंदर भी करवाने वाले हैं। अब एक बंदे को आपने अपॉइंट करा जिसका PhD नहीं है, ठीक है, वो क्या रिसर्च करवाएगा कॉलेज के अंदर? तो विरोधाभास अपने आप में भी, ड्राफ्ट कुछ कहता है और इम्प्लीमेंट करने वाले कुछ और कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो एजुकेशन को समझते हैं। अगर आप कोई ड्राफ्ट ला रहे हो ना, तो उसका ड्राफ्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ऐसे लोग हों जिनको करना। आप पॉलिसी ऐसी, आप ड्राफ्ट कह रहा है कि हम जो कॉलेज के अंदर रिसर्च करवाएंगे, अब जो वहाँ पढ़ाने वाला उसने खुद PhD नहीं करी हुई है, तो वो क्या रिसर्च करवाएगा किसी को? कहीं ना कहीं विरोधाभास बहुत सारी चीज़ों में, और टाइम लगेगा। होप है, मुझे खुद पर्सनली भी होप है, और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हम लोग होप है कि सरकार इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक पुराना सिस्टम रहा है, गुरुकुल की हम बात करते हैं, टाइम पे तो नहीं हो सकता वो सब चीज़ें, लेकिन अब उस लाइन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। और हमारी जो भारत की संस्कृति, हमारे डोगरा संस्कृति, हम जम्मू की बात करेंगे या कश्मीर की, जो भी वहाँ के लोग हैं, जो हमारी बेसिक हमारी जो लोकल चीज़ है उसको भी हम लोग बचाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। और सबसे बड़ा माध्यम एजुकेशन है। एजुकेशन अच्छी है तो समाज अच्छा है, एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर दिखता ही है। आज जो हमारा एक माइंडसेट सरकारी नौकरी वाला हो रखा है डेवलप, तो उसका भी एक रीज़न है ना। ऐसे एजुकेशन पॉलिसी ले आए तो दिखने में तो हम हिंदुस्तानी, लेकिन सोचते अंग्रेज हो गए हम लोग। ये सब एजुकेशन का ही कमाल है जो आजकल का जैसे चल रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी हुई नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार जो ड्राफ्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ है वो, लेकिन लोग बात नहीं करते, वो है SC और ST कोटा कि मतलब कि वो आया इसलिए था कि एक जो उनका मतलब कोई फैमिली होगी वो SC ST है, वो अपलिफ्ट करे सोसाइटी में, मतलब आगे बढ़ जाए वो। बट अगर किसी की फैमिली में एक पर्सन के पास है कि वो लगा के गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, वो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो गए हैं, तो फिर उनके बच्चों को वो मिलना सही है कि नहीं है? तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हमारे इस देश का। ठीक है, जब हमारे देश का संविधान जिन लोगों ने लिखा, बड़े महान लोग थे वो, और उनके बारे में कमेंट में हम क्या ही करें, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, सामान्य लोग हैं, छोटे तो नहीं बोलूँगा, सामान्य लोग हैं हम लोग। लेकिन उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि समाज के अंदर आज भी है ऐसे एक जो स्टूडेंट जो बेचारा पहाड़ के अंदर पढ़ता है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर चल के जाता है, उसको सच में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब वो वहाँ पर 60% ले रहा है। एक जो बच्चा जो मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ, जिसका स्पेशलिटीज़ है, जो 90% ले रहा है, तो ऑलमोस्ट वो सेम ही रहते, मेरे अकॉर्डिंग तो सेम रहते हैं। लेकिन जैसे ये एक बंदा वो IAS कर गया, ठीक है, उसने बहुत मेहनत करी, अब उसके बच्चे को तो नहीं है ज़रूरत, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल भी मैं बोलूँगा उसको लेकर, मैं इसके पक्ष से। AWS कैटेगरी रहती है, उसमें पूरा बैकग्राउंड चेक होता है कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, इतनी इनके पास ज़मीन नहीं है, मंथली ईयरली इतना आ रहा है, तो ये इसमें आता है, हाँ इसको AWS जो है वो फॉल करेगा, उसमें वो कोटा इसको देना चाहिए। तो फिर SC ST भी थोड़ा वैसा रहना चाहिए कि अगर आप उनको SC ST सर्टिफिकेट दे रहे हो बैकग्राउंड, और अगर वो फॉर्म भर रहे तो पहले बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि भाई ये अभी भी फॉल कर रहा है, उसमें नहीं कर रहा है। नहीं ये, लेकिन कोई भी सरकार तो नहीं करेगी ना। हाँ, वोट बैंक है ना सबका, वोट बैंक खेलना ही है उनको, वोट बैंक से तो कोई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई SC ST की जो नहीं, वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो एक बार अपलिफ्ट हो गया रिक्वायरमेंट है, हाँ उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव है, वो डिप्टी CM, उसके बेटे को क्यों चाहिए, है ना? हमारी ये प्रश्न हमारा केवल इतना सा है।
जिसको आवश्यकता है उसको सच में ये ऑलरेडी जो अपने बिल्कुल। हो गए हैं उनको क्या करनी है? तो अब मैं IAS बन गया, मेरा बेटा के बोलेगी बेटा पापा मेरे को भी चाहिए, तो उनको क्यों चाहिए? नहीं चाहिए उनको। ये वही बात होगी ना, मान लो कोई AWS वाला है, मैं मान लो AWS वाला हूँ, अब मैंने फॉर्म भरा, अब मान लो मेरी जॉब लग गई, मैं ईयरली 8 लाख रहता है उसका, मैं 10-20 के ऊपर ले रहा हूँ, फिर कल को मैं जाके बोलूँगा नहीं भाई मेरे बेटे को भी AWS दे दो, तो वो तो नहीं ना होना चाहिए। सरकार ने क्राइटेरिया से बना दी कि अगर आपकी 8 लाख से ऊपर है तो आप कोडिंग के लेवल, SC का भी वो चीज़ रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोचना है सरकार को। मेरे को लगता है, मेरा खुद का होप है कि सरकार सोचेगी, रिव्यू होगा ज़रूर, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ना अच्छा सोचती है कुछ चीज़ों को लेकर। मैं पक्षधर हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट का, आज का बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं सोचेगी। हो सकता है इस बार नहीं, लेकिन आज से 5 साल बाद इसका रिव्यू हो, और रिव्यू के दौरान ये पाया जाए कि जो लोगों का अपलिफ्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी, उनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत है और मिलनी होनी चाहिए उनको। एक बेसिक चीज़ है ये। तो अभी मैं मतलब कि जाते हुए हम एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आगे फ्यूचर में कहाँ देखते हो? कि मतलब जैसे बाहर से कंपेयर किया जाता है कि जापान की एक मतलब बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, एंड इंडिया को आप देखते हो कि उस लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? देखो, हमको ना एक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अभी जैसे हमारे IITs IIMs हैं, तो ऐसा नहीं हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि वहाँ मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में, वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत खराब है, क्योंकि आज ग्लोबली मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट के नाते कहीं ना कहीं मैं ये फील भी करता हूँ कि आज ग्लोबली 20 बड़ी ऐसी कंपनीज है जहाँ भारत के CEO है आज, हमारे जो IIM से पढ़ के गए, IIT से पढ़ के। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अब जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो ये नहीं कह रहा कि पुराना वाला खराब था, वो ये कह रहा है कि ठीक है पुराने वाला ठीक था, लेकिन हम और बेटर कैसे कर सकते लाने हैं, की जरूरत। वो ये कहना है, और वो ज़रूरत है। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं जी सरकारी नौकरी, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरियां चाहिए हमारे को, लेकिन जैसे मैंने ग्रेजुएशन करा या पोस्ट ग्रेजुएशन करा, मेरे पास स्किल क्या है? ये बड़ा क्वेश्चन है कि मैंने BSc कर लिया, फिर मैं कहता हूँ जी ठीक है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है ना, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। 150 करोड़ में कितना को दोगे आप? लेकिन मेरे को स्किल क्या आता है? इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी कहती भी है कि हमको स्किल बेस्ड होना पड़ेगा, कि मैं स्किल कोई भी हो सकता है, कोई भी वो जो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्किल पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर स्किल आता होगा तो मैं अपने लिए कुछ कमा ही लूँगा, कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता है, अब मैं केवल एकेडमी में कितने लोग जाएंगे? हर कोई तो प्रोफेसर, कॉलेज टीचर तो नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि वही एकेडमी के अंदर आएगा, या रिसर्च कितने लोग करने वाले हैं। तो स्किल पर फोकस होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और नया एजुकेशन पॉलिसी में इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत। जो इम्प्लीमेंटेशन जब होगा आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल, कोई भी गवर्नमेंट करेगी, तो स्किल पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कोई भी स्किल है वो, चाहे वो खेलने कूदने का स्किल है, मैं बोलता अच्छा उसको लेकर क्या स्किल है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, और काम करने के जो भी स्किल्स है, स्किल पर ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर स्किल पर अच्छा फोकस है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप। अच्छा, मेरा एक रहेगा जाते जाते, जैसे हम देखते हैं ना जम्मू में, आप कहीं भी रोड से निकल जाओ, अभी तो स्मार्ट सिटी तो वॉल्स को पेंट किया जा रहा है, वहाँ पे हम साथ में देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है चौक से जॉइन ABVP, जॉइन NSUI। तो वो आपकी तरफ से किया जाता है या आप कोई भी लिख के चला जाता है? आपका उस पर क्या टेक है? क्योंकि काफ़ी जगह पे हम जम्मू में देखते हैं लिखा हुआ है ऐसे, एंड वो इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। देखो, इसका ना ये है कि हमारा जैसे कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमारा ना एक ट्रेनिंग का पार्ट भी रहता है कि ठीक है हमें वॉल राइटिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये ट्राई करते हैं कि वॉल राइटिंग जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। कि अगर कहीं जॉइन ABVP लिखा तो वो अच्छे से लिखा हो, ठीक है, जो लिखने वाला बंदा वो अच्छा हो, और ऐसा नहीं कि जहाँ कोई पेंटिंग बनी हम वहाँ लिखते हैं, ऐसा भी नहीं है वो। ठीक है, मेरे को पता है वो साइंस कॉलेज का उदाहरण है, उसके बाहर का चला भी था ये पिछले दिनों, मैं जानता हूँ इसको। तो लेकिन हमारा ये मतलब नहीं रहता कि हम कहीं भी जाके लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है। जहाँ स्पेस खाली है वहाँ लिखो, लेकिन वहाँ अच्छा लिखो। अब क्या ये भी रिप्रेजेंटेबल लगे, बिल्कुल, जो नहीं कोई जो देखे ना उसको लगे कि अच्छा है लिखा हुआ, किसी ने अच्छे लोगों ने लिखा हुआ है। अब हमारे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कार्यकर्ता उठ के कुछ भी लेके चले जाता है, नहीं, इस पर हम ध्यान भी रखेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि जहाँ भी अगर हम लोग लिखें, जो पहले बात तो ये है कि जहाँ ऑलरेडी प्रिंटिंग हो रखी है वहाँ ABVP जॉइन ABVP लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लगता है हमें थोड़ा बहुत मोड भी चेंज करने की ज़रूरत है। आज के ना हम ट्राई भी करते हैं, हम लोग आजकल पोस्टर आजकल डिजिटलाइज ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रचार करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक बड़ा सा कोई चौक है तो क्या होता है पूरे शहर के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे विक्रम चौक है जी, विक्रम चौक में क्या एक बहुत बड़ी स्पेस है, वहाँ कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी नहीं है, वहाँ हमने लिखा हुआ है, हम ही लोगों ने लिखा था वो, लेकिन हमने अच्छा लिखा है वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे चौक है जहाँ ऐसे जाके कार्यकर्ता लोग लिख के आ गए,
तो लेकिन वो क्या होता है कि कोई भी कभी कभी क्या होता है कि एवीपी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कार्यकर्ता आके लिख के आता है, लेकिन हाँ हम इसका ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि जहाँ भी लिखा जाए, जहाँ स्पेस खाली है, जहाँ वैक्यूम है, वहीं लिखना है हमको, लेकिन प्रोफेशनली लिखना है प्रोफेशनल वे। कि अच्छा लगे। जो हमारी स्मार्ट सिटी, उस पर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके कोई एक ने काला रंग उठा लिया, एक ने लाल वाला उठा लिया। और क्योंकि अब एक बच्चा जो 18-19-20 साल का, उसको उतना प्रोफेशनली भी नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखेगा ना। तो जो होता है- जोश मचा के लिख बिल्कुल, देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर बहुत जोश होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो जोश जो होता है ना, वो 18 से 22-23 की एज है। ऐसी हम लोग भी थे जब, उसमें बहुत जोश है। आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन तब हम सोचते कम है। जो जिसने बोला, अरे भैया ने बोला लिख के आ जाओ, चलो लिख के आ जाओ, लेकिन ये कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और हम लोग जहाँ भी लिखें उसको प्रोफेशनली लिखें। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था, मतलब अच्छा गया काफ़ी। मोटिव हमारा यही था कि थोड़ा पता चले कि स्टूडेंट्स के लिए आखिर एबीवीपी क्या कर रही है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग क्या कर रही है, और क्या जो आगे आने वाले एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह उसको लेके क्या देख रही है। तो थैंक यू भैया, आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू, बहुत काफी अच्छा कुछ था। स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिला होगा या कुछ। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेरा ऐसा मानना है, काम करना चाहिए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत नहीं बताएंगे। मैं खुद का उदाहरण, मतलब मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन हाँ मैं भी अच्छे पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और अच्छा पढ़ाई लिखाई करता, अभी मैं रिसर्च करता हूँ। बहुत सारा एक परसेप्शन है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो लड़के वैसे होते हैं। आपके पास इनफ टाइम होता है, अगर आपको पढ़ना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिविस्ट का मतलब अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए। अदरवाइज आपको पता कुछ नहीं होगा तो क्या स्टूडेंट करोगे ना। तो आपको अपना पढ़ाई भी करना है, और साथ में आपको कहीं ना कहीं आप, क्योंकि कोई भी बंदा 24 घंटे नहीं पढ़ रहा होता, दिन में 2 घंटा भी अच्छा पढ़ लेना, 2 घंटा भी तो इनफ होता है। हाँ, इनफ होता है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छे के लिए होती है, खराब के लिए नहीं होती, और वो स्टूडेंट वेलफेयर की होती है। और हम लोग लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर है, तो डेमोक्रेसी के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी है कि कैंपस के अंदर न्यूसेंस करना, ये कोई काम नहीं है स्टूडेंट का। वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो इंटेलिजेंट हो, डिस्कोर्स वाली हो, डिबेटेबल हो, वो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच भैया, आप आए। बिल्कुल, थैंक यू जी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू।